गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। दिखाई दे रहा है पोल्यूशन? ये सब दिख रहा है। कितने लोग आए? अभी बड़े कम लोग आए हैं, बाकी लोग को भी बुलाओ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हम लोग आज पोल्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है, यूनिट 3। ठीक है। दिख रहा है सबको ये पोल्यूशन? स्लाइड जो शेयर की है ये सब दिख रहा है। देखिए, इसमें क्या है, पहले तो डिफिनीशन जानेंगे कि पोल्यूशन होता क्या है। फिर हम देखेंगे 3 पोल्यूशन हमको पढ़ने हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। डिफिनीशन क्या है? पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजिंग इन आवर सराउंडिंग। हमारे वातावरण में अगर कोई अवांछनीय या जो सही नहीं है वातावरण के लिए, वो ऐसा अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ये हार्मफुल इफेक्ट किस पे देता है? प्लांट पे, एनिमल पे और इंसानों पे। दिस अकर ओनली व्हेन शॉर्ट term economic gain are made at the cost of the long term ecological benefit of humanity। ये क्या है? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए जो लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसकी वजह से ये होता है। जैसे मान लीजिए हमें जरूरत है सिर्फ एक पेड़ की, जिससे हम क्या करते हैं, यूज का अपने सामान बनाते हैं। लेकिन जब वहां पे इंडस्ट्री चलेगी तो इंडस्ट्री यूज अपने यूज, एक पेड़ से इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कम से कम उसको 1000-2000 पेड़ चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, बुरी तरीके से खराब करते हैं। तो उसमें हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पोल्यूशन का डिफिनीशन। अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स की हिंदी होती है प्रदूषक। प्रदूषक क्या होते हैं? वो कारक जो प्रदूषण फैलाते हैं या जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, उनको क्या बोलेंगे? प्रदूषक बोलेंगे। इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ग्रेटर देन
natural abundance represent a greater to human activity which have a determinant effect on our environment. पोल्यूटेंट के टाइप कितने होते हैं ये भी देख लीजिए. पोल्यूटेंट पहला होता है डिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट. दूसरा है स्लोली डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट. फिर तीसरा है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. तो स्लोली डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, डिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? These can be rapidly broken down by natural process as domestic sewage and discarded vegetable. ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन में आते तो हैं लेकिन ये समय के साथ क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं. यानी ये हार्मफुल प्रोडक्ट में बजाय बदलने के ये यूजफुल प्रोडक्ट में बदल करके एनवायरनमेंट में फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. जैसे डोमेस्टिक सीवेज, घर का कचरा, डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स और खराब सब्जियां या जो सब्जियों के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो सब. स्लोली डिग्रेडेबल और persistent pollutants are that remains in the environment for many years in a unchanged condition. ये pollutants क्या होते हैं? environment में unchanged condition में सालों तक पड़े रहते हैं. एग्जाम्पल है इनका DDT, most of plastics. ये क्या होते हैं? ये उसमें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, दशकों तक पड़े रहते हैं और जल्दी गलते नहीं है. इनको क्या कहेंगे? स्लोली डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स. फिर आता है हमारा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो डिग्रेड होते ही नहीं है, ना स्लोली और ना ही रैपिडली. इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. दीज कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं हो सकते हैं. वंस दे आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट they are difficult to eradicate and containing to accumulate toxic element like lead or mercury. अगला है हमारा these cannot be degraded by natural processes. Once they are released into the environment, they are difficult to eradicate or containing to accumulate. Example, toxic element like lead or mercury. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एयर पोल्यूशन. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? आप लोग में से बताइए एयर पोल्यूशन क्या होता है? सब लोग पढ़ चुके हैं ये चीजें. बताओ, कोई है जाग रहा है कि सब बंद करके भाग गए? सब है सर. हाँ बताओ. सर क्लास में. तो एयर पोल्यूशन बताइए क्या होता है?
बताइए। चिमनी का धुआं। एग्जाम्पल नहीं पूछे हैं, डिफिनीशन पूछे हैं। चिमनी धुआं एग्जाम्पल बोलिए एयर पोल्यूशन का, वो डिफिनीशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? बताइए भाई। बताइए एग्जाम, ये क्या होता है एयर पोल्यूशन? सब बंद करके भाग गए, सबका 0 अटेंडेंस भेजेंगे। नहीं सर, है हम लोग। क्लास में है। तो बोलते काहे नहीं हो? बताओ। सर एग्जैक्टली नहीं पता है। अरे जितना पता है उतना बताओ। आईएएस का इंटरव्यू थोड़े ले रहे हैं। सर एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो हमारे एयर को पोल्यूट करता है। अच्छा ठीक है, चलो। एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं जिनका अलग अलग परसेंटेज होता है। जब वो परसेंटेज डिस्टर्ब होता है तब उसको क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी। लेकिन उससे कोई नेचर में नुकसान नहीं हो रहा होता, तब तक वो पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जब इतना डिग्रेडेशन हो जाए कि उससे कोई दिक्कत पैदा होने लगे, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको बोलेंगे कि एयर पोल्यूट हो गई है, खराब हो गई है। उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब एक देखिए इसमें क्या लिखा है। द ओरिजिन ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द अर्थ कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द टाइम्स व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग फायरवुड। फायरवुड क्या होती है बताओ? सर लकड़ी का जलना। नहीं, लकड़ी का तब नहीं धुआं। पता है। लकड़ी का जलना नहीं, लकड़ी वाली। जलाने वाली लकड़ी। दुकान में कैसे? अलग अलग तरीके की लकड़ी मिलती है ना। अमरूद की जो टहनी होती है पतली वाली, उससे फर्नीचर बन सकता है? नो सर। तो वो किस काम आएगी? जलाने के काम में आएगी। जलाने के। तो उसको क्या बोलेंगे? फायरवुड। फायरवुड। एज अ मीन ऑफ कुकिंग। Hippocrates has mentioned air pollution in 400 BC। 400 BC में हिप्पोक्रेटस ने ही एयर पोल्यूशन की बात की थी। अब क्या है? विद द डिस्कवरी एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ कोल, एज पोल्यूशन बिकम मोर प्रोनाउंस्ड स्पेशली इन अर्बन एरिया।
पुराने जमाने की बात हो रही है, जब हमारे पास बिजली नहीं हुआ करती, ना गैस होती थी, तो लकड़ी से अच्छा क्या जलता है? कोयला। तो कोयले को एज ए ईंधन, एज ए फ्यूल यूज करते थे खाना बनाने में। जैसे चाय वाले भट्टी में यूज करते हैं, वैसे हर घर में हुआ करता। तो कोयला ला ला के लोग उसी से खाना बनाते थे, और ठंडक के दिनों में उसी कोयले से घरों को गर्म रखते थे। तो उससे क्या होने लगा? ऐसे मान लो जंगल के किनारे कोई रह रहा है, कम लकड़ी जला रहा है, या आबादी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन घने बसे हुए शहरों में अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो उससे क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम धुआं निकलता है, और वो उतनी जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाता है। तो किस रूप में आता है? प्रदूषण का रूप धीरे धीरे लेने लगता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सुन ही नहीं रहे हो, बंद करके रख दिए, क्या दिक्कत होगी? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रही हो, पहले बाकी लोग कहाँ हैं? कोई नहीं दिक्कत दिक्कत नहीं। है। रिजल्ट आया तुम लोग का अभी? कौन सा रिजल्ट? AKTU का फर्स्ट सेमेस्टर वाला? अभी तो नहीं। 4 तारीख है, 5-6 संडे को आएगा। उसी के इंटरनल असेसमेंट को देख के, इस सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट को देख के प्रमोट करेंगे। समझ में आया? हाँ सर। हाई स्कूल यस की सर, तरह। समझ में आया। और उसमें जो फेल होगा वो इसमें भी फेल होगा। हाई स्कूल इंटर वाला हिसाब नहीं है कि परीक्षा रद्द करके और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से प्रमोट कर दिए। इसमें फेल होने की पूरी व्यवस्था है। इस वाला सिस्टम को पता है क्या पासवर्ड? तो इसमें देखो, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रॉब्लम 700 साल पहले। कहाँ? लंदन में। इन द फॉर्म ऑफ अ स्मोक पोल्यूशन विच प्रॉम्प्टेड किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड के जमाने में इस तरीके का पोल्यूशन हमें देखने को मिला। आई टू मेक द फर्स्ट एंटी पोल्यूशन लॉ, आई नहीं 8। इससे जो वहां की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या बनाया? पहली बार एंटी पोल्यूशन लॉ बनाया। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन क्या हो गया था? लोगों की जान के लिए खतरा बन गया। टू मेक द फर्स्ट एंटी पोल्यूशन लॉ टू रिस्ट्रिक्ट people for using coal for domestic heating in the years of 1273। 1273 ईस्वी में ऐसा हुआ था। आज के दिन से जोड़ लेना कितने साल पहले हुआ था। वहां पे ठंडक ज्यादा पड़ती ना इंग्लैंड में, तो ठंड से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे? कोयला जलाते थे। और इतना ज्यादा कोयला जला दिए कि पूरे शहर में काला धुआं फैल गया, और सबको क्या तकलीफ होने लगी? सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और वहां की गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए लोगों को रोकने के लिए एक लॉ बनाया, जिसको क्या बोलते हैं? एंटी पोल्यूशन लॉ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बताओ क्या बताया अभी तक? बोलो।
फिर क्या है 13 इन ईयर 1300 1300 में क्या हुआ? Another act banned the use of coal was passed. एक और एक्ट आता है जो क्या करता है, कोयले के यूज को बैन करने के लिए आता है। अब कौन सा है आगे? सर ये क्या लिखा है? एक्ट पढ़ो क्या लिखा है, तुम्हें दिख ही रहा होगा। हेलो इन 2 years 1300 another act, उसके बाद बैनिंग बैनिंग द यूज ऑफ कोल, ठीक है सर। कोयले का यूज बैन करने के लिए एक और एक्ट पारित किया जाता है कब? 1300 में। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेजर डिजास्टर वाज द लंदन। सबसे अर्लीस्ट जो है 1952 में हुआ है लंदन स्मोक। लंदन में क्या हुआ था? काला धुआं का धुंध छा गया। उसको किस नाम से जानते हैं? लंदन स्मोक के नाम से जानते हैं। इसमें कितने लोग मरे थे? 4000 डेथ ड्यू टू accumulation of air pollutant over the city for 5 days। 5 दिन के लिए जो कोयला को झोंक के जलाए थे उसकी वजह से बन गया था स्मोक, और वो क्या हुआ था? आसमान में पूरी तरह छा गया था। और इस वजह से, इस स्मोक के छाने की वजह से क्या हुआ था? पूरे लंदन में 5 दिन तक धुंध छाई रही, और उस धुंध में सांस न ले पाने के कारण क्या हुए? 4000 लोग मर गए। ये घटना कब की है? 1952 लंदन की। इसको आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि लंदन स्मोक क्या होता है, तो उसमें आपको एक क्लियर बता देगा कि लंदन स्मोक क्या होता है और किस तरीके से इसने 4000 लोगों की जान ली थी। आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बिना एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझे हम ये नहीं समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब कैसे होगा, पोल्यूशन कैसे फैलेगा। ये हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन थी। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर माने क्या होता है बताइए? पहले इकोसिस्टम सिस्टम सब पढ़ा चुके हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है बताओ। बोलते नहीं हो, सबका अटेंडेंस 0 हम भरने वाले हैं क्लास लेने के बावजूद। है सर क्लास में 2 ही लोग बोल रहे हो, बस हम 2 अटेंडेंस लिख के भेज देंगे कि 2 बच्चे प्रेजेंट थे। नहीं सर। सर जो हमारे आसपास पाया जाता है। हमारे आसपास नहीं पाया जाता है, जिसमें हम निवास करते हैं और वो जो हमें हमारे रहने योग्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उसको क्या बोलते हैं? वातावरण बोलते हैं। अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर की जनरल डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? देखिए साइंटिफिक डेफिनेशन है द इनर मोस्ट लेयर द troposphere extends 17 kilometer about sea level at the equator and bound 8 kilometer over the pole।
ये है अपना एटमॉस्फेयर। देखो लिखा है द एटमॉस्फेयर इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ 79% ऑफ नाइट्रोजन, 20% ऑफ ऑक्सीजन और 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ सेवरल अदर गैसेस। इसमें हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तमाम तरीके की और गैसेस हैं, जिसको इनर्ट गैस भी कहते हैं, यानी अक्रिय गैस। मेन कंपोजिशन क्या है? 79% नाइट्रोजन है, 20% हमारा ऑक्सीजन है, 1% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी का क्या है? वाटर वेपर और ट्रेस अमाउंट ऑफ सेवरल अदर गैसेस सच एज नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन एंड ज़ियोन। अब क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, temperature declines with the altitude in the troposphere. At the top of the troposphere, temperature abruptly begin to rise. एक निश्चित लेवल तक ही टेम्परेचर डाउन होता है, उसके बाद जब हम ऊपर जाने लगेंगे और ऊपर बढ़ेंगे हवाई जहाज की ऊंचाई तक, तो क्या होगा? टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। This boundary where this temperature reversal occur is called the troposphere. The troposphere marks the end of the troposphere, the beginning of the stratosphere, the second layer of the atmosphere. The stratosphere extending from 17 to 48 kilometer about the earth's surface. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो तो पूछ लो, बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सर ठीक कोई है, सर। प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं है? जब सुने ही नहीं हो, आप करके रख दिए थे तो क्या दिक्कत आएगी? और सर ट्यूट आप नहीं भेजे, कैसे भेजेंगे ट्यूट का क्वेश्चन? हाँ भेज देंगे। सर ये नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक। कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। अब किसी का वीडियो ऑन नहीं है। 16 में से 2 लोग की अटेंडेंस लगेगी, बाकी जो 14 लोग आए हैं वो सिर्फ कथा सुनने आए हैं। क्यों सर? नो सर क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। चलो बाकी अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। तो सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। जो भी बोली हो तुम्हारा ही लगेगा, बाकी सब तो बैठे थे। ओके सर।